तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि बहुत सारे जो सिलेबस में से आपके चैप्टर निकल चुके हैं। खैर, हम ये वाले चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो नोट्स के साथ रेडी रहिएगा। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत दिनों बाद का ये वीडियो आया है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ गैप के बाद अपन केमिकल इक्विलिब्रियम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो एकदम कंटिन्यू रहना, साथ में रहना, ठीक है। नोट्स बनाते रहना और सारे कॉन्सेप्ट डाउन देखना, वरना बीच में छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रही है H2O लिक्विड से H2O वेपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जो पानी है वो क्या बना रहा है, भाप बना रहा है, या फिर क्या बोल सकता हूँ वो वेपर बना रहा है ना। अब यहाँ पर आपको दो साइन दिख रहे हैं जो कि ऐसे रिवर्सिबल टाइप का दिख रहा है ना। अब थोड़ा समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या है, द डबल हाफ एरो इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। मतलब कि कोई ऐसी प्रोसेस, ध्यान से सुनना, मैं अभी पूरा इसको डिफाइन करते जाऊंगा, ठीक। कोई ऐसी प्रोसेस जो कि दोनों डायरेक्शन में साथ में चल रही है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है, ध्यान से देखो। मेरे पास एक ऐसा क्या है, कंटेनर है ना। ये कंटेनर नहीं, इसको अपन एक मटका टाइप का ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास। अब यहां पर क्या है ना, यहां पर वाटर के कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसे 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 बिखरे पड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका लिक्विड है, ये है आपका लिक्विड, ठीक, क्लियर है। अब मैंने इसको करा यहां से हीट, मैं कर रहा हूं इसको यहां से हीट, तो क्या होगा सर, यहां से ये वेपर बनाएगा। क्या होगा, अभी ये जो H2O है, जो आपका H2O है, ये लिक्विड फेस में है। अब यहां पर जो H2O होगा वो वेपर फेस में होगा या फिर गैस फेस में होगा, सही है ना। या तो वेपर फेस में होगा या तो वो गैस फेस में होगा। अब यहां पर मैं देखो एक चीज बता रहा हूं, जब वो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे पैक कर दिया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, सील। अब सुनना, तो क्या होगा, ये जो वेपर है, जो वाटर है, ये पहले उठेगा, इससे टकराएगा और फिर नीचे आएगा। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, यहां पर ये हो रहा है इसका वेपराइजेशन, या फिर मैं बोलूं उसमें एवापोरेशन हो रहा है, उठ रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है इसको मैं बोलूं कंडेंसेशन। तो ऊपर जो गया है तो वो क्या बन गया, अब H2O वेपर बन गया, ठीक। अब जो नीचे आ रहा है वो क्या है, आपका H2O जो वेपर है वो लिक्विड फेस में वापस आ रहा है। अब ध्यान से सुना, ऐसे H2O था, लिक्विड था, वो क्या बन गया आपका, वो बन गया आपका H2O वेपर, ठीक है। ये कब की कंडीशन थी, जब आप मान के चलो ये जो आपका कंटेनर है ये ओपन है। अब आपने जैसे ही बंद किया तो क्या होगा, ये जो H2O वेपर बना हुआ है, ये जो H2O वेपर बना हुआ है, ये वापस से क्या होगा, इससे टकराएगा और ठंडा होके वापस से लिक्विड पे गिर जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, अब जो वेपर है वो वापस क्या बना रही है, H2O लिक्विड बना रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला, ध्यान सुनना, द डबल हाफ एरो इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है, H2O लिक्विड जो है वो वेपर भी बना रहा है, और जो H2O वेपर है वो कंटेनर से टकरा के वो क्या बना रहा है, लिक्विड भी बना रहा है। मतलब दोनों स्टेप में क्या चल रही है, प्रोसेस चल रही है। तो इसको लिख लेंगे अपन बहुत अच्छे से। यहां पर क्या हो रहा है, देखो, द प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग ऑन। तो मैं इस पॉइंट को ऐसा लिख रहा हूं, आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। तो इसको मैं लिख रहा हूं ए पॉइंट। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर ए पॉइंट पूरा साथ में पूरी प्रोसेस हो रही है, तो मैंने इसको ही समझाया, ठीक। अब सुनो, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो लिक्विड बना रहा है उतना ही यहां पर वेपर होगा, समझ रहे हो, जितना लिक्विड यहां पर है उतना ही वहां पे वेपर होगा। मतलब कि वो दोनों सेम कंसंट्रेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर सेम कंसंट्रेशन पर आ गए तो आपको ऐसा दिखेगा कि कंडीशन, जो आपकी रिएक्शन है वो हो ही नहीं रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो अब किस पे आ गया,
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम यहां पर क्या हो गई, कंडीशन हो गई। समझ गए? फिर से सुनो, एक ऐसा समय जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगभग इक्वल हो जाए, और मैं बोलूं इक्वल ही हो जाए, उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, फिर इसको क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल देते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझते हैं वापस। देखो H2O लिक्विड था, ठीक है, अभी बिल्कुल H2O नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो अलग तरीके से समझ लेते, ठीक है। H2O था, ये अभी लिक्विड था, आजू बाजू कुछ नहीं है, जैसे हीट करा तो इसने H2O क्या बनाया, वेपर बनाया, ठीक है। चलो ये बनाया 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 बनाया, ठीक है, तो यहां पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, लगभग खत्म हो जाएगा। मान के चलते हैं जब ये 50% पे पहुंच गया, जैसे 50% पे पहुंच गया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी 50% बन जाएगा, क्योंकि इससे ही तो ये बन रहा है ना। तो जैसे ही आपका 50% पे रिएक्टेंट पहुंच गया और 50% पे आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है, तो ये जो आपकी एक कंडीशन कौन सी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आपको क्या दिखेगा, H2O वेपर भी अभी भी बना रहा है लिक्विड, और H2O लिक्विड अभी भी वेपर बना रहा है। देखो कोई भी रिएक्शन रुकती नहीं है, मगर समझ में नहीं आएगा कि वहां पर क्या कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब मैं बोलूंगा कि दोनों का कंसंट्रेशन आधा आधा हो गया, 50% हो गया, तो उसको मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, ठीक है, हमको क्या पता था ना कि कोई भी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती थी, और कई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। जो नहीं होती है तो उसके लिए अपन को स्टडी क्या करना पड़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना पड़ा। जैसे कौन सी कंडीशन आपकी, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जैसे कि आपकी कौन सी होती है, पीपीटी वाली कंडीशन। ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, ये तो कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, उसके लिए अपन को ये सब पढ़ना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? एक ऐसी एक रिएक्शन है, कौन सी, N+H बनाती क्या है, NH3। बैलेंस करो इसको जरा, ठीक है। तो क्या होगा, N2 जो है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, तो ये 2, यहां पर 3, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो जरा, यहां पे देखो ये 6 है तो ये 2 हो जाएगा, और बाकी तो बैलेंस हो गया, ठीक। अब ये जो कंडीशन होती है, यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डायनाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब क्या है सर, रिवर्सिबल का मतलब कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस से टूट के रिएक्टेंट बना दे। दोनों साइड पे जब प्रोसेस होती है तो उसको अपन रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे इसमें हो रहा था कि वेपर क्या, जो लिक्विड हुआ वो वेपर से वेपर बनाया, और वेपर वापस से क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत टाइप के होते हैं, और इनको डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। डायनामिक क्यों बोलते हैं, डायनामिक मतलब कि प्रोसेस चल रही है, स्टैटिक नहीं है। इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस चलते जा रही है। वही बोला मैंने, यहां पर कोई भी जो प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं, बस आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि रुक गई है, लेकिन रुक नहीं रही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्यू से लिख रहा हूं बस। क्लियर है? चलो अब इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। तो फिजिकल में क्या क्या आता है भाई, हमें पढ़ना केमिकल है, लेकिन इसको शॉर्ट में देखते हैं फिजिकल को। फिजिकल में आते हैं आपके कौन कौन से, सॉलिड और गैस वाले। जैसे कि ध्यान से देखना, सॉलिड में से मैं कौन सा ले लूं बताओ, सॉलिड से लिक्विड क्या जा रहा होगा, आइस की बात करूं क्या, जैसे कि आपका H2O है, ठीक है, वो अभी सॉलिड फेस में है। जैसे ही वो पिघलेगा वो बना देगा क्या, H2O लिक्विड बना देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, H2O लिक्विड अगर वापस से मैं इसको फ्रीज करूंगा तो ये क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है वो, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये जो आइस है आपकी, ये जो आपको आइस दिख रही है, ठीक है, इसके सरफेस पे आपको वाटर भी दिखेगा, ठीक है। मतलब कि दोनों के दोनों आपके क्या हैं, अब दोनों के दोनों आपके कौन से हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है।
आइस और वाटर, आइस एंड वाटर। एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको दोनों चीज देखने को मिले, ठीक है, मतलब कौन सा आपका सॉलिड स्टेट भी मिलेगा, लिक्विड स्टेट भी मिलेगा। वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर जो कन्वर्जन है वो तो हो रहा होगा, सॉलिड तो पिघल रहा होगा लिक्विड में और लिक्विड भी बन रहा होगा सॉलिड में, बस दिखेगा नहीं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसको देखोगे अगर गौर से तभी जाके दिखेगा। लिक्विड और वेपर, लिक्विड और वेपर में क्या अभी देख क्या है भाई अपन, H2O लिक्विड हो जो कि बना रहा हो गैस, H2O गैस, तो उसके बारे में तो अपन ने अभी देखा। सॉलिड से वेपर बन रहा हो, जैसे कि एग्जांपल क्या बोलूं, अगर मैं कैम्फर का एग्जांपल लूं, कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, तो ये क्या बना ले, वापस से गैस बना ले, कौन सा, सॉलिड, कैम्फर गैस, कैम्फर गैस बना ले, सब्लाइम हो जाता है ना वो तो कैम्फर, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल होते हैं, इसको किस में रखा जाता है, जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाता है, तब जाके इसकी स्टडी होती है। फॉर अ जनरल नॉलेज ये सब बातें थी, ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक सी चीज, इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, फिजिकल केमिकल। फिजिकल में अपन ने देखेगी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर आपका कौन सा, सॉलिड से गैस, ठीक। आपका उसका डेफिनेशन समझ गए, मतलब दोनों साइड प्रोसेस हो, कंसंट्रेशन लगभग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। प्रोसेस रुकती नहीं है, प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन समझ में इतने खास नहीं आती, ठीक है, समझ गए। तो ये सब बातें थी किसकी, आपकी इक्विलिब्रियम के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर चलते हैं, जैसे अपन ने अभी पीछे देखे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक आता है रिवर्सिबल, एक आता है इरिवर्सिबल। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है इसमें, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क पढ़ा है, ठीक है, तो उससे ही रिलेट थोड़ा सा कर लो। ये केमिस्ट्री, ये केमिकल की बात होगी, लेकिन वहां पर वर्क था। कैसे, देखो सर, यहां पर अगर इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं मैं ये बोलूंगा कि जो ए है प्लस बी, उसने सी बना लिया, ठीक है, उसने सी बना लिया, मतलब ये क्या होगा, अब ये जो सी है ये वापस इधर नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब ये जो आपको जो सी दिख रहा है, ठीक है, अलग पेन से बना देता हूं, ये जो आपको जो सी दिख रहा है, अब ये वापस प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, है ना, मतलब समझ में आ गया। अब देखो एक बार बता रहा हूं अच्छे से, अगर आपने एक बार गलती कर दी, ठीक है, जो एकदम स्ट्रिक्ट स्कूल होते हैं, आप क्या करें, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, आप मोबाइल ले गए, ठीक, आप मोबाइल ले गए, तो मोबाइल आपका जब्त हो गया, अब वो वापस नहीं मिलेगा, तो वो हो गया इरिवर्सिबल। अब आप फिर से स्कूल गए, मोबाइल ले गए, लेकिन कोई पहचान लगा दी, ठीक है, पेरेंट्स को ले गए, बोल दिया कि सर आपसे नहीं करेंगे, तो क्या होगा, मोबाइल जो जब्त हुआ था वो वापस मिल जाएगा, तुम फिर से लेके आओगे, फिर पहचान लगाओगे, मिल जाएगा। तो ये क्या हो रही है, कंटिन्यूशन है, समझ रहे हो। लेकिन एक बार जब्त हो गया, जिसने पहचान नहीं लगाई तो वो तो गया, समझ गए, ठीक है। चलो, तो यहां पर ए से बी बन रहा है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट। मतलब कि ये क्या है, ए से बी बन रहा है, सी बना दिया उसने, लेकिन सी से, मतलब ए और बी मिलके सी बना रहा है, ए से बी नहीं बन रहा है, ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, लेकिन सी से आप वापस ए पे नहीं आ सकते, ए बी पे नहीं आ सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें किससे शो करते हैं, सिंगल एरो से, सिंगल एरो से, क्या लिखोगे आप, डिनोटेड बाय सिंगल एरो, है ना। चल, सिंगल एरो जहां पर भी दिख जाए तो क्या समझ जाना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और क्या होती है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है, वन डायरेक्शन प्रोसेस, वन डायरेक्शन प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल बताएगा कोई, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। अगर मैं एक कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि CaCO3, ठीक है, इसको मैंने हीट कर दिया तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2, यही बनाएगा। देखो, अगर कोई भी चीज बैलेंस नहीं हो रही है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, इसको हीट कर दिया है, ठीक, इसको मैंने हीट करा, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी हुई, रिएक्शन कौन सी है, ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। डिकम्पोजन मतलब टूट गया, और टूट गया से टूट गया। जैसे कि ये ग्लास का, आपने कांच का गिलास लिया, मतलब क्या लिया आपने, कप लिया, कुछ भी लिया ग्लास का, ठीक है, उसको लिया, पटक दिया, टूट गया, ठीक ठाक। अगर वो टूट गया तो अब आप उसको वापस जोड़ नहीं सकते, अब टेप वेप मत लगा देना, वैसे तो नहीं बनेगा वो, तो वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर जो होती है वो कौन सी होती है, इर्रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं, इर्रिवर्सिबल। ठीक है, अब ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी पीपीटी बन गई, कौन सा एग्जाम्पल ले लो, AgNO3 वाला ले लो या फिर AgCl वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैं ले रहा हूं AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनाएगा ये, AgCl प्लस NaNO3, यही होगा ना भाई, इससे अलग तो कुछ होगा नहीं, बैलेंस करते रहना है ना। अब देखो AgCl क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, पीपीटी डाउन हो जाती है। अब पीपीटी डाउन हो गई, वो सॉलिड बना लिया, अब वो वापस नहीं आ पाएगा, इधर नहीं आ पाएगा, तो वो क्या हो गई, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से सुनो एक एग्जांपल फिर से। अगर मैंने पानी को उबाला, फिर से पीछे जा रहा हूं मैं, ठीक है, देखो मैंने क्या करा, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये जो है आपका कंटेनर है ना, मैंने क्या करा, यहां पर पानी उबाला, ये हीट कर रहा हूं मैं इसको, पानी उबाला, ये क्या करेगा, H2O जो लिक्विड है वो बनाएगा वेपर, H2O वेपर। तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी क्या है आपकी, इर्रिवर्सिबल। सर आप तो अभी बता रहे थे रिवर्सिबल है। अरे भैया देखो, कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में हो रही है तो वो इर्रिवर्सिबल होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका लिक्विड था, कंटेनर को आपने क्लोज नहीं करा, तो टकरा के वापस कैसे आएगा, ठीक है, वो तो सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा घूम के। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर वहां पर क्या हो रही है, ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर या फिर इसको ओपन सिस्टम लिखना। ठीक है, रिएक्शन इन ओपन कंटेनर इज ऑलवेज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर। चलो अब आगे समझते हैं रिवर्सिबल के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो यहां पर इसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर लिया, चलो आगे। रिवर्सिबल को हमेशा डबल एरो से शो करा जाता है। ठीक है, डबल एरो से इसको शो करते हैं, ये 2 डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो 2 डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन प्रोसेस, मतलब जाएगी भी आएगी भी। ठीक है, ऐसा वाला। अब आपने क्या किया है, रबर का गिलास लिया है, ठीक है, उसने आपने नीचे पटका, वो वापस आ गया, टूटा नहीं। और कोई भी चीज अगर मान लो टूट गई, वो जुड़ गई, तो वो क्या हो गई, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ठीक है, वैसे समझ लो, जैसे कि पेन का आपने ढक्कन निकाला तो आप बोलोगे पेन टूट गया, और वापस पेन लगा दिया, तो रिवर्सिबल है ना, वो तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये क्या होती है आपकी 2 डायरेक्शन प्रोसेस होती है। सिंगल एरो से शो नहीं करते, इसको किससे करते हैं, डबल एरो से शो करते हैं, डिनोटेड बाय डबल एरो। डबल एरो से इसको शो करा जाता है। ये देखो दिख रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। ठीक है, चलो और क्या बच गया भाई, इसका एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि ए से लेके बी बना, ठीक है, इसने बनाया सी, सी वापस टूट जाए, बना दे आपका बी, ए बी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल अपन ने अभी देखा था, कौन सा, N2 प्लस 3H2 बना रहा था 2NH3, 2NH3 बना रहा था, यही थी अपनी रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे। तो फिर वापस अगर NH3 टूटना चाहे तो ये ऐसे बना देगा। क्लियर है। यहां पर ये आयरन की प्रेजेंस में होती है। आयरन एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितनी देर में रिएक्शन हो रही है वो बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि टाइम से रिलेटेड होता ही होता है, तो वही है आपका। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर मैं क्या करूं, ये देखो H2O मैंने फिर से लिक्विड ले लिया, ठीक है, इसने बना लिया भैया वेपर, लेकिन इस बार मैंने क्या करा, कंटेनर क्लोज कर दिया, तो वेपर क्या होगा, वापस से बनाएगा लिक्विड। ठीक है, तो ये याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस कब होती है, जब आपका कौन सा हो, क्लोज्ड कंटेनर हो।
क्लोज्ड कंटेनर हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक थी रिवर्सिबल, एक थी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में ओपन सिस्टम होना चाहिए, या फिर यहां पे भी सिस्टम लिखना, और रिवर्सिबल में क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि भैया आपका जो इक्विलिब्रियम है वो है तो है क्या, है तो है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे वापस से कि ए और बी से लेके चल रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलके बना रहा है सी प्लस डी। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, C प्लस डी का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये आपस में रिएक्शन करके वापस बना देंगे A प्लस डी। तो ये कौन सी हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर कोई भी चीज आगे जाती है तो आप क्या बोलते हो उसको, भैया फॉरवर्ड। ठीक है, अगर कोई भी चीज पीछे आती है तो क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड। यही बोला जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि थोड़ा मूवी को आगे बढ़ा दो या गाने को थोड़ा आगे कर दो, तो क्या कर दो, फॉरवर्ड करेगा, वो फॉरवर्ड वाली बटन दबाएगा। अगर पीछे आना हो तो बैकवर्ड दबाएगा। ठीक है, तो वैसे ही समझेंगे। चलो ए प्लस बी बना रहा है सी प्लस डी, तो मैं बोलूंगा यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। RXN को रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, और अगर C प्लस डी से A प्लस बी बना रहा है तो मैं बोलूंगा कि रिएक्शन पीछे आ रही है, वापस आ रही है। तो ये कौन सी हो गई आपकी, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। सही है, यहां तक सही है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि टाइम 0 है, ठीक है, मतलब आप रिएक्शन चालू ही कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियली या फिर एट टाइम एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ये और लगा लेना ऐसे, है ना। इनिशियली या फिर टाइम इज इक्वल टू जब 0 चल रहा है तो ओनली A एंड B आर प्रेजेंट। ठीक है, A और B सिर्फ रहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। चलो ये मत लिखो, अभी आगे समझाऊंगा ये क्या है ना। और A और B सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं, अगर आपका कुछ टाइम हो गया एट टाइम t, एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका, C and D are also present। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो, ध्यान से सुनते रहना बस। अगर मैं ये बोलूं कि इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन इधर जाएगी, है ना। और अगर मैं ये बोलूं कि इतनी ज्यादा रिएक्शन हो गई तो A प्लस बी घट गया, कम हो गया, तो C प्लस डी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन यहां जाएगी। सही है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बोलूं, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जहां पर दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा होगा, सेम कंसंट्रेशन होगा, तो उसको मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। ये समझ गए। मतलब इसका मतलब क्या लिख रहा हूं कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। थोड़ा और स्पेसिफाई करूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जब ये कंडीशन अचीव हो जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गया, उसको ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है।
चलो अब यहां पर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को और बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूं, के एफ और आपका के बी। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता होगा। ग्राफ से कैसे समझोगे? ऐसे आपके सामने देखेंगे ग्राफ, एनसीईआरटी में दोनों ग्राफ आपको मिल जाएंगे अगर आसानी से देखोगे तो। ठीक है, चलो अब कैसे समझेंगे? मैंने क्या बोला, पीछे देखो अपन ने क्या पढ़ा था। पीछे अपन ने पढ़ा था कि अगर रेट सेम हो जाए, रेट सेम हो जाए तो इक्विलिब्रियम, और अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो आपका इक्विलिब्रियम। चलो एक बार लिख भी लो कि अगर आपका कंसंट्रेशन सेम हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, या कांस्टेंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरे को बोल सकता हूं मैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गई। सेम, अगर रेट की बात कर रहा हूं, अगर रेट सेम हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने? नहीं बोलूंगा। क्यों? देखो जब रेट, ध्यान सुनना, जब आपका जो रेट है वो सेम होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट होगा तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आपको दिख रहा है ये वाला? ठीक है, मैं मिटा देता हूं, दूसरा लगा देता हूं। देखो अगर वो कांस्टेंट होगा तब अपन इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना रेट के चीज में थोड़ा सा अलग है। रेट में उसका क्या होना चाहिए, रेट सेम होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको। ठीक है, अगर रेट कांस्टेंट है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, याद रखना ये बात। ठीक है, कंसंट्रेशन की टर्म में कांस्टेंट भी चलेगा, सेम भी चलेगा, लेकिन रेट की टर्म में नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आओ ग्राफ से समझते हैं कैसे होता होगा। अब फिर से लेके चलते हैं, ए और बी ने लेके चला तो अपन ए और बी ही लेके चलते हैं। ए प्लस बी मिलके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल डी है ना। तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन होनी चाहिए इक्विलिब्रियम। अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, ये जो रिएक्टेंट है स्टार्टिंग में तो ये होगा, इनिशियली क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। पीछे लिखा है तो देखो मैंने ये, इनिशियली क्या होगा, ओनली ए एंड बी आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट जो है वो नहीं होगा, रिएक्टेंट होगा। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहां से चालू होगा, जीरो से। जीरो से कैसे होगा भैया, रिएक्टेंट तो है ना, तो वो होगा ऊपर से चालू। आपका ग्राफ कैसे देखेगा रिएक्टेंट का, ऐसा आता हुआ नीचे, यूं ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाते जा रहा है, प्रोडक्ट बनाते जा रहा है। प्रोडक्ट का ग्राफ कहां से चालू होगा, इनिशियली तो था ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो उसका जो ग्राफ है वो जीरो से चालू होगा, यूं ऐसा ग्राफ चालू होगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है भाई, ये है आपका प्रोडक्ट का, और ये किसका ग्राफ है भाई, ये है आपका रिएक्टेंट का। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया है ना। चलो ये है प्रोडक्ट का, ये है इक्विलिब्रियम का। इस ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, यहां पर जैसे ही रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है प्रोडक्ट तेजी से बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। देखो दिख रहा है यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, देखो ज्यादा है ना। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर क्या होता है, थोड़ा हो सकता है कि दोनों कम ही हो। ठीक है, इक्वल ही हो। समझाऊंगा अभी मैं, यहां पे मत देखो, यहां पे देखो अभी। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में किस कंडीशन पे बोलूंगा, किस पॉइंट में मैं बोलूंगा, आपको दिख तो रहा है वैसे, लेकिन फिर भी समझते हैं। अब जब मैंने ये मान के चला कि इस वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ये देखो सीधी लाइन जाने लगी ना, यहां से ऐसा लाइन जा रहा है, यहां से भी ऐसा लाइन जा रहा है। तो जहां पर कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होने लगे तो वो इस यहां से मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा, ये वाली लाइन, तो ये क्या दर्शाएगी कि इस पॉइंट पर अब जो है इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, और ये अब लाइफ टाइम तक क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, सीधी ही लाइन जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि भैया 2-3 साल तक है, उसके बाद जो लाइन है फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ठीक है, रुके ही ना,
समझ में आ गया ना, मतलब इक्विलिब्रियम अगर है अटेन तो इक्विलिब्रियम ही अटेन रहे, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट मिलके फिर रिएक्टेंट बना रहा है कई सालों बाद, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब सालों तक हो गया, अब वो फिक्स हो गया, उनकी शादी हो गई। ठीक है, चलो आगे चलो। अब ध्यान सुनते हैं, देखो अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि जो रिएक्टेंट है ना, वो मिलके जो प्रोडक्ट बना रहा है तो हर बार प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऐसा तो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी ग्राफ बनते हैं जहां पर ये जो आपका रिएक्टेंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपके रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो, देखो यहां पर रिएक्शन तो हो रही है, नीचे आ रहा है एक वाला कर्व, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा ही रहे और ये जो आपका अमोनिया बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका कंसंट्रेशन ऐसा रहे, ठीक है, कम रहे। लेकिन यहां पर भी आपको एक टाइम पे मिलेगा, मान के चलता हूं ये जो टाइम है जहां से जो कंसंट्रेशन है दोनों का एक कांस्टेंट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अटेन हो गया। समझ गए? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए वही इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखेगा, क्यों, देखो ये जो प्रोडक्ट है वो ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, जब आपका कंसंट्रेशन ज्यादा था तो ग्राफ कैसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ये देखो ऐसे जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, भैया रिएक्टेंट ही ज्यादा है इसीलिए उसका ग्राफ ऊपर से नहीं जा रहा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है, कैसा, ऐसा देखो कि आपका जो ग्राफ बन रहा है कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन और सॉरी टाइम का, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बना है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो तो कम ही होगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ऐसा जाएगा 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 फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसका कंसंट्रेशन भी एक टाइम के बाद रिएक्टेंट के इक्वल हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ऐसा ये भी तो हो सकता है ना, मतलब कि जो ए और बी बना रहे हैं, जो सी और डी बना रहा है, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर भी तो क्या होगा, एक आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट से इनका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो रहा है या फिर सेम हो रहा है, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, देखो भाई वापस से समझेंगे, इसमें इतना ही था। ठीक है, वापस से समझेंगे, तीन पॉसिबिलिटी हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूं, इसको अपन साइड में लिख लेंगे। अभी इस रिएक्शन के अंदर तीन पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, क्या क्या है, या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है रिएक्टेंट से, ठीक, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट से, या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो सकता है। दोनों में ही क्या है पॉसिबिलिटी की इक्विलिब्रियम तो जमेगा ही जमेगा, है ना, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, इनका जो कंसंट्रेशन है या फिर मैं बोलूंगा वो क्या हो जाए, जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, ये तो कंडीशन फिक्स है। अब इस तीन चीजों के लिए ग्राफ बनाए गए हैं, कैसे शो करोगे, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो ऊपर से जा रहा है, यहां पे अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से तो आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा, देखो ये ऊपर ही ऊपर है ना, नीचे तो नहीं आया, और अगर दोनों का सेम है तो आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा एक पॉइंट पे बाद। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, आपकी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की, जहां पर आपको इक्विलिब्रियम जो है कैसे अटेन होता है उसको अपन ने देखा, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, किसमें, न्यूमेरिकल में, स्टेटमेंट में पूछ लेगा न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में पूछ लेगा, या तो फिर आपसे बोलेगा वन वर्ड में बताओ कि अगर मैं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का हो गया, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चल अगर अब वो कंसंट्रेशन की जगह पे अगर आपको रेट दे दे, ठीक है, रेट का ग्राफ पूछ ले कि अगर मान लो इसकी जगह पे क्या है, रेट है, यहां पर ये रेट है, ठीक है, ये वाला भी रेट है, वाला मैंने आपको जो है वो मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद यही कर रहा हूं ना। अब एक और ग्राफ जो अपन ने बनाया था जिसमें अपन ने यहाँ पर कंसंट्रेशन देखा था
और मैंने क्या बोला था कि जहां पर जो प्रोडक्ट है यहां से कहां से चालू होगा, प्रोडक्ट जीरो से चालू होगा, वो सेम हो जाए, ठीक है, और जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बच जाए, ऐसा, ठीक। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, रेट की, तो ये हो गया रेट, ये हो गया आपका कौन सा टाइम चल रहा है ना, ठीक, इतना क्लियर है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ क्या ये वाला जो पॉइंट है और अपन ने ये वाला जो पॉइंट लिया था, यहां पर मान के चलते हैं, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, क्या इस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम आ गया, क्या इस कंडीशन को मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा रेट के टर्म में, बताना रेट के टर्म में, तो ना जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रेट कांस्टेंट हो जाए, याद रखना ये बात कि अगर आपका जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोला करते, सुना ना, यहां पर अगर आपका रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया तो भैया उसको इक्विलिब्रियम मत बोल देना, रेट जो है हमारा वो सेम होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, सेम क्या, रेट कौन सा सर, कौन सा रेट, अरे सुनो इधर, यहां पे आओ, देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहिए यहां पर, रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसको ही बोल रहा हूं मैं, इनका रेट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है वो सेम होना चाहिए भैया, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वाला इक्विलिब्रियम, अब बताओ यहां पे क्या हो रहा है, देखो रेट कांस्टेंट हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम है या नहीं है, नहीं है सर, क्यों, कांस्टेंट हो रहा है। क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ बोल सकता हूं, अरे नहीं बोल सकते, यही तो समझा रहा हूं जब से, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, तो ये वाला भी रेट जो है अब अपन इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। क्या इस वाले ग्राफ के लिए मैं बोल सकता हूं ये चीज, यहां पे देखो, अगर मैं यहां पर इसको, ये बताओ प्रोडक्ट कहां से चालू होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा, रिएक्टेंट होगा क्या, ये बताओ, प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट होगा या रिएक्टेंट ऊपर से स्टार्ट होगा, दोनों ही सही है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि जो आपका रिएक्टेंट है वो नीचे से चालू होगा और प्रोडक्ट ऊपर से चालू होगा, तो गलत है, दोनों ही गलत हो गए। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है ये बात कि जो नीचे से चालू हो रहा है वो प्रोडक्ट है, भाई जीरो से ही स्टार्ट होगा ना यार, टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना, सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जीरो से, तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट, क्लियर। ये जो नीचे आ रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, मतलब कि क्या होता जा रहा है, धीरे 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 कम होते जा रहा है, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस साइड होता है, इस साइड होता है, आगे जाएगा तो कम होगा, तो ये बोल सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही क्या हो गए, देखो एक जैसे हो गए, जितना आपका कितना है, जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है, जितना कितना नहीं है, जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर आपका इस टाइम पर दोनों ही के कंसंट्रेशन सेम है, और अगर दोनों के कंसंट्रेशन सेम हो गए, सेम 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 रेट हो गया तो इक्विलिब्रियम, तो बिल्कुल सही, ये वाले टाइम को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं। क्लियर हो गया, बार बार इस चीज को याद रखो, क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हर जगह आया हुआ है, ठीक है, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसको कि अगर रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो भैया वो इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर रेट इज इक्वल टू सेम है, दोनों ही रेट सेम है, तो वो इक्विलिब्रियम है। क्लियर है, चलो अब एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। ए जो है, ठीक है, वो ऐसा बना रहा है बी प्लस सी, ठीक है ना, और मैंने आपसे बोला, अभी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये मैं लेके चल रहा हूं, ये ए का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ए, और मैं ये वाला लेके चल रहा हूं, ये क्या है आपका ग्राफ ऑफ बी एंड सी, ठीक है, सिर्फ आपको इतना देके रखा है, ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं वरना पूरा ही भांडा फुल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इस ग्राफ को सिर्फ देके ये बोल रहा हूं कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट
एंड रिएक्टेंट। और आपको 4 ऑप्शन होंगे कि कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो बताओ क्या ये ऑप्शन सही है कि बी जो है और प्लस आपका ए जो है वो मिलके सी बना रहा है, या फिर ये सही है कि ए जो है वो मिलके बी प्लस सी बना रहा है, या फिर बी प्लस सी मिलके आपका ए बना रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है इसमें, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है इसमें, ये रिएक्टेंट है। तो कौन सा सही होगा? ये दोनों सेम ही तो होगा, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ चलो बताओ कौन सा सही होगा। आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। 0 से कौन सा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है? बी प्लस सी, बी और सी वाला। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चालू हो रहा है? ए से कंसंट्रेशन ऊपर से चालू हो रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? भैया जो आपका ए होगा वो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, ए रिएक्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, है ना, और बी और सी प्रोडक्ट होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, अपन ऐसे तो बहुत मल्टीपल चॉइस में या फिर एमपीक्यू में सॉल्व करेंगे, तो उसमें मत घबराओ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। ग्राफ को आपको ऐसे एनालाइज करना है, ऐसे समझना है, क्योंकि ग्राफ से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। ठीक है, चलो इतना लिखो फिर आगे चलें। चलो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो यहाँ पर से आपका जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है, और आपने इसको स्किप कर दिया, तो यकीन मानिए कि आधा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपको कंसंट्रेशन के बी के सी किसके सबकी बातें होने वाली हैं। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहली लाइन को समझेंगे, फिर दूसरे को समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है? यहां पर ये बोल रहा है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मास के। एक्टिव मास के। एक्टिव मास क्या होता है भाई? ठीक है, तो जो एक्टिव मास होता है उसको अपन बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको डिनोट करा जाता है, डिनोटेड, एक्टिव मास को डिनोट करा जाता है डब्बे से, स्क्वायर डब्बे से। ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आ गया? क्या क्या हो गया भैया? यहां पर क्या बोल रहा हूं? एक्टिव मास को ही बोल सकते हैं ऑल्सो नोन, या फिर कॉल्ड, ऐसे लिखना, नोन एज कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या है? कंसंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन को डिनोट किससे करोगे? मगर डब्बे में रखोगे एक्टिव मास को। ठीक है, और यूनिट क्या होती है उसकी? मोल या फिर मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो और समझते हैं, ये क्या है भाई? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके लिए अपन को रिएक्शन देखना पड़ेगा। रिएक्शन लेके चलते हैं अपन। के एलिमेंट जो है वो स्टोइचियोमेट्री लेके चल रहा हूं। देखो ऐसा कि के, ये जो ए है, प्लस यहां पे आपका हो रहा है एल बी, ये हो गया एम सी प्लस एन डी। ठीक है, के एल एम एन में लेके चल रहा हूं उसका, जैसे कि पावर, जैसे कि आप लेके चलते हो ना ऐसा कि N2 प्लस 3H2 मिलके बना रहा है अमोनिया, ऐसा ऐसे लेके चलते हो ना। तो ये जो लिखा है 3, ये जो 2 लिखा है, वही है आपका स्टोइचियोमेट्री। तो इसको मैंने लेके चला है इस रिएक्शन के लिए आपका KLMN। ठीक है ना। चलो अब इसके लिए जरा रेट लिखते हैं, लेकिन इसके पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो रेट लिखते हैं। अब रेट कैसे लिखोगे? रेट ऑफ मैं लिख रहा हूं सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं ना। ठीक है, चलो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। यही है ना, रिएक्टेंट तो यही है। ठीक है, अब इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये क्या बन जाता है? पावर। तो यहां पे मैं लिखूंगा के और यहां पे मैं लिखूंगा एल। ठीक है, ये क्या बन गया भाई? जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये बन जाता है पावर। इसको याद रखना, ठीक है, समझ गए? चलो तो रेट मैंने किसकी लिखी है? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे आर एफ इज इक्वल टू, इसको हटाऊंगा तो यहां पर एक आ जाता है इक्विलिब्रियम का, यहां पे एक आ जाता है कांस्टेंट के एफ। ये हो जाएगा आपका ए और ये बी, जिसको मैंने जैसे का तैसे लिखा। ये एल हो गया, ये के हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये पीछे भी आएगी। पीछे आएगी तो क्या होगा भाई? यहां पर ये इसको बनाएगी, मतलब
जो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना लिए थे, अब वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए और बी बना लेंगे, वापस पीछे आ जाएंगे, है ना। तो चलो इसको समझते हैं। अब अगर मैं रेट लिख रहा हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये रिएक्टेंट हो गए क्योंकि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अब पीछे ये वाली रिएक्शन आ रही, तो अब ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो फिर से समझो कि ए और बी पहले रिएक्टेंट थे जब ये कुछ नहीं था, जब ये थे ही नहीं, तो इनने जब रिएक्ट करा तो ये बना, ठीक है। अब ये शांत हो गई रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये आपस में रिएक्शन करने लगे, जब ये आपस में रिएक्शन करने लगेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये वाले रिएक्टेंट हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये वाले रिएक्टेंट हैं, ठीक है। तो रेट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी m, इसकी पावर हो जाएगी n, सही है। चलो इसका जरा इक्वल करो, रेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये कहां पर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो मैं लिख रहा हूं KB, और इसका मैं लिखूंगा C और इसको मैं लिखूंगा D, ये हो गया N, ये हो गया M, ठीक है, समझ गए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है, सही है ना। तो चलो इनको लिख भी लेते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए कि ये क्या है आपका, ये है रेट कांस्टेंट, ये आपका जो है KF और KB क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं KF, एक अलग पेन से लिख लेते हैं, देखो KF एंड KB आर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना, जो आगे लिखा है वो आगे वाला होगा, जो पीछे लिखा है उसका ही पीछे वाला होगा, ठीक है। तो ये सब है आपका, सारी वैल्यूज समझ गए कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो RB को मैं शो कर रहा हूं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये जो RB है तो यहाँ पे मैं RB लिख देता हूं, इसको हटा देना, ऊपर तो लिखा है ना। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, वो समझो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, एक काम करता हूं पीछे लिख देता हूं तो तीनों टर्म आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अलग अलग टर्म में भी डिनोट करा जाता है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं क्या, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, सही है। इनकी वैल्यू को जरा बताओ, ये क्या है आपका KF, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू KB, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, सही है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका K, L, M और ये N, यही है, समझ में आ गया। अब K के टर्म की मैं एक साइड लेके आ रहा हूं और एक्टिव मास को अपन एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा KF इज डिवाइड बाय KB इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D डिवाइड बाय ये A और यहां पर B, सही है, K, L, M और ये N, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है कि KF और KB रेशियो में है, तो इस रेशियो को ही बोला जाता है K और ये C, ठीक है, K और C। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास C, ये D, ये आपके पास आ गया A और ये B, ठीक है। ये K, L, M और ये N, ठीक है, सही है। तो ये होता है KC इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C क्या है इसमें, ध्यान से सुनना, तो फिर से सुन लो एक बार, जो K होता है वही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसके नीचे जो स्टोइचियोमेट्री आपको ये दिख रहा है C,
सबस्क्रिप्ट में जो सा आपको दिख रहा है ये जो है ये बताता है कि किसके रिस्पेक्टिव में आपने लिया है। तो ये जो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया ये हमारा कंसंट्रेशन के टर्म के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, तो यहां पर जो C है, यहां पर जो K है ये C आ गया। जो C दिख रहा है आपको यहां पर मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूं। ये जो आपको C दिख रहा है ये किस टर्म में आया? ये आया हमारा कंसंट्रेशन बताता है ये। अब ऐसे ही आपके कौन से भी होते हैं, Kp और Kx होता है एक। चलो उनके बारे में समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है Kp, Kp मतलब कि मैं प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई? Kp इज इक्वल टू Pc Pd डिवाइड बाय Pa Pb। ये किसके टर्म में आ गया? अब प्रेशर के टर्म में। तो अब इस कांस्टेंट को क्या बोलूंगा मैं? Kp। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने किसके रिस्पेक्ट में लिया है? P के रिस्पेक्ट में, मतलब प्रेशर के रिस्पेक्टिव में। क्लियर है? अब इनमें भी तो पावर लगेगा भाई, कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका KLMN। हर जगह मत लगा देना ये, ठीक है ना, सब में चेंज हो सकता है। अगर किसी ने X लिया है वहां पे रिएक्शन में तो X लिखोगे, अपन ने M लिया है तो अपन ने MLM ये सब लिखा है। ठीक है, चलो अब KX की बात करो जरा, थोड़ी KX की बात करते हैं। KX क्या होता है? देखो यहां पर ये होता है आपका मोल। देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ C, मोल ऑफ D, मोल ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका फिर आ जाएगा B। सेम होगा K L M और ये N। सही होगा? ठीक है, अब ये बनते कैसे होंगे सर? सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हैं, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। हम क्या जानते हैं, मैंने इसको इसमें बदला है। ठीक है, अभी यहां तक तो समझ में आएगा। एक एडिशनल चीज भी आती है तो वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने इसको इसमें बदला है। ठीक, ऐसे अपन इसको लिखा जाता है। अब यहीं से ना इनके बीच में रिलेशन भी होता है। ये Kp हो गया, ये Kx हो गया, है ना। अब इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं। ये कैसे आएगा अपन, मैं अभी आपको रिलेशन में समझाऊंगा जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन अभी इसकी यूनिट भी तो समझनी पड़ेगी, तो समझते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, Kp Kc Kv की। ठीक है, तो एक अगर निकाल दिया तो आपको दूसरी तो यूं ही समझ में आ जाएगी। चलो निकालते हैं, क्या होगा इसका? Kc का अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो वो क्या होने वाला है? कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर m। ये भी हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर n डिवाइड बाय मोल पर लीटर की पावर आपका K और मोल पर लीटर की पावर आपका ये हो जाएगा KL। क्लियर? समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये सारे के सारे मोल है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर इसकी पावर m प्लस n। सेम बेस है, पावर प्लस हो जाएगी। अब सेम इसमें भी होगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस K प्लस L, ऐसा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? देखो ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। और ये सारी की सारी अपन गैस में लेके चल के बात करते हैं, है ना। ये जो अपन लेके चल रहे हैं ये सारी की सारी जो क्या है, वो गैस है, वो गैस है, वो गैस है। और याद करो जब अपन लिखते थे नंबर ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैस एट रिएक्टेंट साइड, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, डेल्टा एन जी। बहुत सही, ये वैल्यू कहलाती है डेल्टा एन जी। तो इसको अब मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि यहां में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर
की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर, समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल जी। अब प्रेशर का बता दो, तो प्रेशर का भी क्या जाएगा, के पी इज इक्वल टू ए टी एम डेल्टा एन जी। ठीक है, और अगर इसकी भी मैं बात करूंगा मोल फ्रैक्शन की, तो बताओ सर इसका भी आ जाएगा मोल डेल्टा एन जी। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास मोल फ्रैक्शन के एक्स, ये हो जाएगा केपी, और ये हो जाएगा आपके पास केसी का मोल। अब भाई साहब थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है, और रेशियो की यूनिट होती है क्या, मोल फ्रैक्शन तो यूनिट में क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसमें बता दो इसका क्या यूनिट होने वाला है, क्या ये यूनिट लेस होगा, क्या इसका ऐसा होने वाला है, जल्दी से बताना मुझे, ठीक है? तो मैं आंसर सुनना चाहूंगा आपका, इसका बताओ क्या होगा। ये होमवर्क है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, आप यहां पे घूमोगे, देखो यूनिट लेस पर आप मेरे ख्याल से तो आप यहां पर घूमने वाले हो, ठीक है? इसको समझना, फिर मैं अपन जब डाउट क्लास में आएंगे तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा कि ये कहां पे था कहां नहीं था, ठीक है? चलो आ जाओ आगे चलते हैं। ये अपना क्या था, अपन ने पूरा मास एक्शन के बारे में पढ़ा, मास एक्शन, ये देखो पूरा, ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्सप्रेशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये वाला खासकर तो के सी इज इक्वल टू सी एस बहुत जगह देखने को मिलेगा, है ना? अब कई लोग क्या करते हैं, यहां पर अल्फा बीटा गामा लेके चलोगे तो वो भी लेके चल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स बाय जेड भी लेके चल सकते हो अपने स्टोइचियोमेट्री में, है ना? समझ गए? अब सबसे पहले सुन लो, ये कब लगेगा, जब ये बात चल रही है किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं लगा है तो उसको रिएक्शन कोशिएंट बोला जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? रिएक्शन कोशिएंट किसी भी टाइम पे अगर रिएक्शन में आपको मास निकालना है, कंसंट्रेशन के बारे में समझना है, तब अपन उसको निकालते हैं, लेकिन अगर आपको एट इक्विलिब्रियम निकालना है तो हम यहां से निकालते हैं, ठीक है? समझ गए ना? पूरा आप समझ में, मैं पूरा क्लियर कर दूं, ठीक है? चलो अब जरा इनकी रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? रिलेशन का थोड़ा बात करते हैं, ये है रिलेशन केसी एंड केपी का, ठीक? केसी केपी का रिलेशन कैसे निकालोगे भाई, ठीक है? तो पीछे मैं यहां पर लिख देता हूं, केसी क्या था, केसी इज इक्वल टू क्या था, कंसंट्रेशन की बात होती थी, कंसंट्रेशन की बात होती थी यहां पर ऐसा, ठीक है ना? तो अपन क्या लेके चल रहे हैं, रिएक्शन लेके चल रहे हैं। मैं अब इस बार लेके चलता हूं, एक ही लेके चलते हैं, के ए प्लस एल बी, जो कि बना रहा है आपका के एल एम सी प्लस एन डी, ठीक है? ये लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये सारे के सारे अपन लेके चल रहे हैं जी गैस, ये जी गैस, ये जी गैस, और ये जी गैस। क्यों? इसका पूरा रीजन है कि क्यों सर आप गैस लेके चल रहे हो, क्योंकि अगर एक्टिव मास सॉलिड का मैं देखूं तो वो हमेशा यूनिटी लिया जाता है, उसको प्योर कंसीडर करा जाता है। अगर एक्टिव मास मैं लिक्विड का लेके चल रहा हूं तो उसका जो एक्टिव मास है वो 1 कंसीडर करा जाता है, ठीक है? तो अगर चलो मान लो मैंने यहां पर एस ले लिया, मान लो मैंने यहां पर इसको मैं लेके चल रहा हूं क्या, एस, तो देखो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखना, एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट क्या है C, और ये क्या है D, फिर ये A है, ये B है, इसका स्टोइचियोमेट्री है K, इसका है L, इसका है M, और इसका है G, ठीक है? क्योंकि अब सुनो, ये तो सारी की सारी गैसेस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका N है G नहीं है, गैस तो गैस है वो, ये सारी की सारी गैस है, ठीक है? क्योंकि ये सॉलिड बन गया तो इसको अपन मानते हैं प्योर सॉलिड और लिक्विड का जो यूनिटी क्या होता है, एक्टिव मास, यूनिटी लेके चलते हैं, मतलब 1 लेके चलते हो, तो एक्सप्रेशन आपका बदल के Kc इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ D n डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ A उसका पावर n और एक्टिव मास ऑफ B उसकी पावर L, ठीक है? ये लेके चलते हैं। तो ये बात को हमेशा फीड करके रखो, क्योंकि इसमें कभी कभी फंस जाते हैं, ठीक है? हाईलाइट कर दूंगा मैं आगे, लेकिन अभी मैं जो समझा रहा हूं वो समझो, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब देखो केसी का एक्सप्रेशन क्या था, केसी का एक्सप्रेशन ऐसे दिखता था,
है ना। केसी का एक्सप्रेशन ऐसे दिखता है, इसकी पावर के, ये एल, ये एम और ये एन। केपी का कैसा दिखेगा भैया, केपी का देखेगा पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। ये हो जाएगा एम, ये भी हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एन। यहां पर ये किसकी बात कर रहे हो, सी की, ये डी की बात कर रहे हैं, ये तो लिख लोगे अब। ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी, ठीक है, समझ गए ना ये। तो यहां पे मैं लगा देता हूं के, ये एल। के एक्स की बात करोगे तो वो एक्स में आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन में जाएगा, चाई में आ जाएगा, जैसे आपको लिखना है। उसको एक्स नहीं बोलते वैसे तो चाई बोलते हैं, लेकिन मैं एक्स बोल रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब रिलेशन की बात करते हैं, केसी और केपी का। कैसे सर निकालेंगे, तो बहुत इजी तरीका है, उसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। केसी चलो निकालते हैं। केसी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अभी पावर अपन ने नहीं लिखी है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो मुझे यहां से प्रेशर का रिलेशन निकालना है, मेरे पास कंसंट्रेशन है, मुझे प्रेशर का रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकाल सकता हूं, तो समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इसकी पावर अभी लिखना है क्या, के एल एम और एन। चलो या तो मैं यहां से आ जाऊं या तो मैं यहां से यहां चले जाऊं, ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हैं। अब केपी क्या होता है भाई, केपी होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर कौन सा, सी का, प्रेशर कौन सा, डी का, प्रेशर कौन सा, ए का, प्रेशर कौन सा, बी का, ठीक है। चलो के एल एम एन। अब हम सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर और टी, और पी को मैं क्या लिख सकता हूं फिर, वी अपॉन एन आर, ओ ये उल्टा हो गया ये उल्टा हो गया, एन अपॉन वी आर टी, ठीक है, वैसे लिख लो, एन अपॉन वी आर और टी, सही है। और मोल अपॉन वॉल्यूम बन गया, ये क्या बन गया, देखो मोल अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, बोल सकता हूं ना कंसंट्रेशन। अरे भैया नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलरिटी हो गई, मोलरिटी क्या है, एक टाइप का कंसंट्रेशन ही तो है, कंसंट्रेशन लिख दिया मैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो P इज इक्वल टू CRT लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ये A के लिए बात चल रही है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, PA इज इक्वल टू CA, और R तो कांस्टेंट ही होता है, और T अपन कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेके चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये किस पर लेके चल रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है भाई, समझ गए। चलो आ जाओ, तो ये हो जाएगा PB इज इक्वल टू CB आर टी, बी के लिए, PC के लिए हो जाएगा ये CC RT, ये P, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये D के लिए हो जाएगा CDR, और ये T, सही है, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, देखो क्या बन जाएगा, KP की जगह पे मैं पुट, यहां पे PC PD PA की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास, PA को मैं लिखूंगा CC RT, ये हो जाएगा CD RT, ये हो जाएगा CART, और ये हो जाएगा आपके पास CBRT, ऐसा डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ये K और P। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर की नहीं क्लियर, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बना है। चलो अब देखो यहां पे मैं RT को एक साइड कर रहा हूं और कंसंट्रेशन को एक साइड लिख रहा हूं, तो कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा KP इज इक्वल टू CC CD CA CB CB, ठीक है। इन सब की पावर आपकी KLMN वो अब आप लिखेंगे ना। चल अब मैं लिख रहा हूं RT को, सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ RT, बाकी सब तो इजी है। चलो अब RT को लिख रहा हूं, तो RT को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो RT की पावर एक में M है,
होल आर टी की, ठीक है। तो होल आर टी की पावर एक में n है, होल आर टी की पावर एक में k है, और होल आर टी की पावर एक में क्या है आपकी l है। बेस सेम तो पावर प्लस, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा आर टी, ये हो जाएगा m प्लस n। सेम इसमें भी होगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी पावर। तो इसको मैं लिखूंगा अब माइनस k की पावर l, k माइनस k प्लस l, ये लिखूंगा। समझ गए ना इतना? तो ये भी प्लस होता, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव लग जाएगा बस, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया भैया, ये k l m n है ना। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि पावर नहीं लिख रहा हूं। इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। इस पूरे को मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? सर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल टू KC, और जरा पीछे चला जाए, देखो इसको मैंने क्या लिखा था, m प्लस एन माइनस के प्लस एल को क्या लिखा था, डेल्टा एन जी। तो यहां पर भी वही लिखा जाएगा, नंबर ऑफ गैस माइनस नंबर ऑफ गैसेज एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेज एट रिएक्टेंट साइड, क्या हो जाएगा, एनजी। तो ये हो जाएगा आपके पास आर टी एन जी, डेल्टा एन जी। उसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे क्योंकि ये अपनी फाइनल इक्वेशन है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा एन और ये जी, ठीक है। तो याद रखना इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर ये आप भूल गए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा आपको सफर करना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखने की जरूरत है भैया वो यही है, ठीक है। इतना क्लियर, समझ में आ गया? ठीक। अब कुछ और बातें, जैसे कि अगर सर, सबको पता है क्या बात करने वाला हूं वैसे तो मैं, अगर सर डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है, अगर डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, एन जी की जो वैल्यू हो गई वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, तब क्या बोलेंगे अपन कि यहां पर Kp इज ग्रेटर देन Kc। भैया थोड़ा पुराना वाला लॉजिक लगा लो, ध्यान से देखना। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अनगिनत, ठीक है। तो मतलब आपको Kc के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तब जाके आप यहां तक पहुंच रहे हो, तो मतलब Kp तो बड़ा है, ठीक है। और अगर डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0 है, तो आप तो समझ गए। अगर ये स्मॉलर देन 0 है, मान लो कि -1 है, -2 -3 -4 -6 कुछ भी है, तो ये वैल्यू छोटी आएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि Kp भैया बहुत छोटा है, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो Kc बड़ा है। अगर सर डेल्टा एन जी की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 आ गई, और किसी की भी पावर 0 तो 1 हो गया, और जो भी अगर वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा। कितना इजी है, समझ गए? अब एक और चीज, अगर ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, आर तो फिक्स है, मान लो टेम्परेचर वेरी कर गया, ठीक है, तब क्या करोगे? और अगर आपका जो टेम्परेचर वो वेरी करा वो है 12 केल्विन, ठीक है, 12 केल्विन, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहां पर 12 केल्विन को पुट करा, ठीक है, इसमें वैल्यू कौन सी पुट करोगे, 0.0821 आर के अंदर, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो आर की जो वैल्यू जाएगी इसके अंदर, जो आर की वैल्यू जाएगी वो जाएगी 0.0821 लीटर एटीएम वाली जाएगी, है ना, लेट आत्माराम वाली, याद है मैंने तारक मेहता से आपको समझाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। और अगर अब टेम्परेचर जो है वो 12 केल्विन पहुंच गया, तो अंदर का जो प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो 0.98 आएगा, तो जिसको अपन लगभग 1 मान लेते हैं। और अगर अंदर भी 1 हो गया तो तुम पावर कोई भी लगा लो, कोई भी पावर लगा लो, पॉजिटिव लगा लोगे, नेगेटिव लगा लोगे, तो आपका हमेशा क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू Kc ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो याद रखना एट यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो एट
क्या हो जाएगा, अगर आपका जो टेम्परेचर जो है वो 12 केल्विन हो गया, ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kc आएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंदर का जो प्रोडक्ट है वो 0.98 हो जाएगा लगभग, और 0.98 हो गया, ठीक है, तो क्या आएगा वैल्यू, लगभग अपन उसको 1 मान लेते हैं, और 1 की पावर कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखने वाली चीजें हैं, बस इसको भूलिएगा नहीं, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां का है, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, रिलेशन क्या होता है, ये होता है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन में आपको यहां तक पूरा बता चुका हूं, है ना। चलो, अपन ने कहां से निकाला, किसी ने अगर पूछ लिया कि कहां से निकाल लिया भैया, कैसे आ गया तुम्हारा, तो बोल देना आइडल गैस इक्वेशन हम जानते हैं, वहां से हमने निकाल दिया, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे है KX और KP के बीच में, KX और KP। अच्छा एक चीज बता दो, एक चीज बताओ, मोल फ्रैक्शन जिसको अपन चाई से, या फिर मैं एक्स बोलता हूं जिसको, मोल फ्रैक्शन, ये ऐसे लिखना था, चलो मोल फ्रैक्शन ऐसे लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर, क्या आप इनको जानते हैं? क्या आप इनको जानते हैं कि साथ में ये कहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? उसके अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, ध्यान से देखना कि अगर मैं बात कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर की, ठीक है, तो वो इक्वल किसके होता है भैया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, P टोटल। सही है, सही है। तो इसको, किसको, इसको, ये जो दिख रहा है आपको, इसको, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ही तो है ना। क्यों भैया, सबका अलग अलग प्रेशर लेके चल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है आपने टोटल ले लिया, पार्शियल प्रेशर ही है ना ये। अरे फिर से देख लो, इधर आओ, इधर आओ, ये रिएक्शन लेके चले थे, ठीक है। अगर मैं इसके प्रेशर की बात कर रहा हूं पूरे रिएक्शन में से, तो ये पार्शियल हो गया, ठीक है, समझ गए ना। अब ये तो नहीं है कि मैं एक की अगर बात करूं तो वो टोटल हो गया, टोटल ए का प्रेशर, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये पार्शियल प्रेशर ही लेके चल रहे हैं, तो जरा इक्वेशन को वापस से लिखेंगे, ठीक है, तो उसको जल्दी जल्दी लिख लेना। अब तो मैं लिख देता हूं KLM और ये N, ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये A, ये B, ये C, ये D दोनों प्लस हो रही हैं, ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, आप लोग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन है। Kp क्या होता है, Kp हमारा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C, फिर से वही आ गया भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब तक तो रट गया होगा, इतनी बार लिख लिया है ना। तो आप ध्यान से देखना, इनकी पावर मैं लगा देता हूं अलग नंबर से, मतलब अलग पेन से, KLM और ये N। तो देखो, पार्शियल प्रेशर को मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन, मतलब चाई इंटू P टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, अगर मैं PA के लिए लिख रहा हूं तो ये देखो, मैं इसको लिखूंगा PA इज इक्वल टू चाई A इंटू P टोटल, ठीक है। P टोटल तो एक ही होगा, पूरे रिएक्शन का टोटल है, तो ABC थोड़ी बदल जाएगा। PB इज इक्वल टू चाई B इंटू P टोटल। अब कई लोग इसको मेरा प्लस साइन मान लेते हैं, तो ये मैं ऐसे इंटू बना देता हूं, तो इसके लिए मुझे माफी, ठीक है। तो PC इज इक्वल टू चाई C इंटू PT, मतलब P टोटल, PT मत करने लगना। PD इज इक्वल टू चाई D इंटू P टोटल, ठीक है। सारी वैल्यूज को जरा यहां पुट करके देख लो एक बार, देखो कितना मजा आने वाला है। तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू, देखो PC को मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखूंगा HIC, ठीक है, कंसंट्रेशन बंद, ठीक है। अब मैं देखो इकट्ठा बना रहा हूं, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा चाई D, इसको मैं लिखूंगा चाई A, इसको मैं लिखूंगा चाई B, ठीक है, KL M और N। क्या बच गया, P टोटल। तो P टोटल को मैं लिख रहा हूं P टोटल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू मतलब उसकी पावर M की पावर प्लस N डिवाइड बाय P टोटल उसकी पावर कौन सी, K प्लस L। सही है, कोई दिक्कत। ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और इस पूरे को मैं क्या लिख दूं, क्या बोलते हो इसको, क्या लिख दूं बताओ,
इसको तो दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे में, क्या मैं इसको पीछे वाला लिख दूं ऐसे, ये वाला लिख दूं इसको kx? तो बिल्कुल सर लिख दो। तो यहां पर हो जाएगा ये kp इज इक्वल टू khi इंटू p टोटल, डायरेक्ट लिख रहा हूं उसकी पावर डेल्टा n और g। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके पास अब आ गए दो रिलेशन जिसमें से एक भी नहीं भूलना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा एक दो भूल जाओ, मैं ये बोलूंगा एक भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्लियर है? सेम कहानी इसमें भी होगी, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो केपी बड़ा, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो के एक्स बड़ा, के एच आई बड़ा। ठीक है, अगर पी टोटल की वैल्यू, फिर से अब ये वाला थोड़ा सा नया है तो ये लिख लो। ठीक है, अगर इफ जो पी टोटल है वो है हमारा 1 ATM, एक ATM है, तो क्या करोगे, यहां पर एक की पावर कुछ भी रख दो, वैल्यू सेम आएगी, KP इज इक्वल टू KX, के चाई, भैया मैं एक्स बोलता हूं बार बार, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना एक्स और चाई में, ठीक है, दोनों एक ही बोल रहा हूं मैं अभी हाल। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहां पर एक्स वाई जेड नहीं लिए, वरना मेरे को पता है मैं फंसा देता आपको। यहां पर क्लियर हो गया। कहां से चले? डेल्टन्स लॉ से चले। पहले कहां से चले? आइडियल गैस से चले, तो ये आ गया। जहां से चलना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक ये वाला रिलेशन, तो ये रिलेशन कोई मार्क कर देता हूं, वरना मेरे को पता है आप घिचड़ पिचड़ में भूल ना जाओ। ओहो हो यही होता है मेरे साथ, समझ गए? क्लियर है? तो अब इनके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं सर, तो बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी ये सब लिख लो। ठीक है ना, तो ये सब लिख लो, एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं मैं। यहीं से चले थे, हाँ यहीं से चले थे। देखो समझते हैं ना थोड़ा सा। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ठीक है, तो इसको गोल्डबर्ग ने दिया था, है ना, लगभग, और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। ठीक है, अब रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास के। क्लियर? एक्टिव मास को ही मैं कंसंट्रेशन बोल सकता हूं, वही होता है वैसे तो। ठीक है, कंसंट्रेशन को मैं मोल पर लीटर में लिख सकता हूं या फिर मोल अपॉन लीटर में लिख सकता हूं, जैसा पसंद आ रहा है वैसा लिख लो। ठीक है, क्लियर है? तो अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एक्टिव मासेस से। तो एक्टिव मास क्या है उसका? ए और बी है, तो ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के एफ आ गया। के एफ और के भी क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट है, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, रेट तो मैंने बैकवर्ड के लिए लिखा तो ये हो गया। और अब हम सभी जानते हैं, यहां पर आप सभी के लिए लिखा हुआ है, हम सभी ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे मैं बात कर रहा हूं तो रेट कांस्टेंट नहीं होता भैया। देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब कांस्टेंट हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, जब सेम हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम दोनों सेम हो गए, देखो इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो मैंने ये वैल्यू लिख दी, फिर के एफ अपॉन के बी, के सी आपके सामने है, के सी को, के जो है सिर्फ जो के है वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो सी है वो कंसंट्रेशन की टर्म में अपन उसको डिनोट कर रहे हैं, इसलिए के सी लिखा। ठीक है, आपने देखा कि के जो सी है वो सी तो बदलता रहता है, पी हो जाता है, कभी चाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर की टर्म में लिख रहा हूं, ये पार्शियल है, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यूनिट हो जाएगी एटीएम एनजी, एनजी क्या है आपका, जो भी गैस आपकी चेंज हो रही है, ये आपका केएक्स। ठीक है, समझ गए? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा अलग अलग रिलेशन के लिए मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेन जो है आपको दिमाग में बता के रखना है, अगर एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड है तो यूनिटी लेके चलते हैं, मतलब 1 लेके चलते हैं। चल, फिर कुछ नहीं, रिलेशन चला है, आइडियल गैस से चले, तो आइडियल गैस यहाँ पे नाम भी लिख लो भैया, वरना बोलोगे कि कहां है आइडियल गैस, आपने लिखा ही नहीं था। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। कोई रिस्क नहीं लेने का, मुझे को सेफ चलने का है। ठीक है, ये क्या है आपका? डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ये क्या है आपका? डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अब मुझे तो सेफ चलना है भाई, मैंने सब बताया है ना। चलो, अब अपन ने क्या करा है? फिर कुछ नहीं करा है, अब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्वेश्चन के दिए डिस्कस करेंगे। ये इसको लिख लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, चैट पे बात मत करना हो। चलो, अब थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि भैया वो क्वेश्चन पूछता कैसे होगा।
तो देखो Kc फॉर अ रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दी गई है, सारी की सारी गैसेस में है, तो बहुत अच्छी बात है। एट 600 डिग्री सेल्सियस इज 61.7, कैलकुलेट Kp, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kp फॉर द अबव इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिट तो आप अभी निकाल दोगे 1 मिनट में मेरे ख्याल से, अभी मैं बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, ध्यान रखना एक चीज, देखो जो Kp है यहां पर भी पीछे Kp है, मतलब Kp के ही इक्वल में दोनों चीजें हैं, ठीक है ना, Kp के ही इक्वल में दोनों चीजें हैं, तो Kp इज इक्वल टू या तो Kc होगा या तो Kx होगा, और Kx या फिर K चाहिए आपको दिख जाए तो उसमें सिर्फ प्रेशर लगता है। ठीक, तो यहां पे अपन को ये वाला रिलेशन पुट करना है, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। चलो तो यहां पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू केसरी, ठीक है आपके पास RT डेल्टा N और G। डेल्टा Ng कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। कितनी गैस है, एक गैस है, यहां पर कितनी है, ढेर सारी है, तो चलो निकालते हैं। डेल्टा Ng कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट पे एक गैस है, माइनस रिएक्टेंट पे कितनी गैस है भैया, 1/2, ये दिख रही है 1.5 ठीक है, प्लस 1 है, सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट ओपन कर देते ना तो फिर ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1 - 1/2, -1 से माइनस कैंसिल, तो ये होगा डेल्टा Ng 1/2, वो भी माइनस में, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्यों ही कैलकुलेट करूं, 3/2 लिखूं फिर 3/2 का वापस एलसीएम लूं, कोई मतलब नहीं है। चलो डेल्टा Ng आ गया -½ तो आप पहली पुट करेंगे। Kp है क्या हमारे पास, नहीं है, Kp निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, Kp, Kc है क्या 61.7, क्या है Kc, तो यहां पे रखेंगे 61.7 इंटू R कितना दिया हुआ है 0.082, तो यहां पे पुट कर दो 0.082, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 600, लेकिन डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में पुट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे भाई, इनटू यहां पर रखूंगा मैं 600 प्लस 273, तो ये बन गया केल्विन में, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं मैथ थोड़ी, ठीक है। डेल्टा Ng मतलब इसका हाफ। अब एक काम करना, ये तो कैलकुलेट आप कर सकते हो, इसको तो मैं कैलकुलेट करके क्या ही बताऊंगा, इतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं। बाकी वैल्यूज देख लो सब सही है, ये हो गया अपना क्या है, ये है Kc RT और ये अपना डेल्टा Ng, ठीक है। तो लगभग मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूं, लगभग 7.29 आपका Kp, ठीक है। अब बात आ गई आपकी यूनिट की, बहुत छोटी सी यूनिट की कैलकुलेशन है, क्या करोगे, यूनिट Kp की क्या होती है, Kp की यूनिट क्या होती है भाई, करके दिखाऊं क्या, अभी तो मैंने आपको बताया, तो देखो पीछे Kp की यूनिट पढ़ी है ना अपन ने, ये देखो Kp की यूनिट ATM डेल्टा Ng होती है, तो देखो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आई है आपकी, तो ATM डेल्टा Ng की वैल्यू आई है हाफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ही पूरा कैलकुलेट करोगे, अब देखो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार बस आपको हिंट दे देता हूं कैसे करोगे। Kp फिर से वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट क्या है आपका SO3, तो यहां पे लिखूंगा मैं SO3, ठीक है, लेकिन ये प्रेशर वाला है, ठीक है, तो प्रेशर लिखोगे, प्रेशर SO3 इसकी पावर 1 है, क्यों, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो अपन 1 मानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं O2 PO2, ये हो जाएगा हाफ, और यहां पर हो जाएगा यह, इसकी देखो इसकी भी पावर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा SO2 PSO2 इसकी पावर 1, ठीक है। अब भले प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन प्रेशर की बात कर रहे हो तो एटीएम में ही आएगा, तो ये एटीएम डिवाइड बाय ये एटीएम इनटू एटीएम हाफ, एटीएम से एटीएम कैंसिल, ऊपर जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया है ना। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस की डिस्कस करते हैं, ऐसे आपको वैल्यूज ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो अब आप इसमें नोट्स अच्छे से बनाना, और ये वाली जो वीडियो में मैंने जो लॉ ऑफ मास सेक्शन बताया हुआ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपसे सब बनेगा। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री है पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।